नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग का ये फंडामेंटल राइट्स का दूसरा क्लास है। हमने पहले क्लास में आर्टिकल 12 से लेकर 22 तक देखा। तो अब चलिए हम लोग आर्टिकल 23 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जो आर्टिकल 23 हम लोग का है वो है प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें क्या बोल रहा है, फोर्स्ड लेबर कहाँ था। सबसे पहले सवाल होता है फोर्स्ड लेबर अभी भी आप सोचेंगे होता है क्या। देखिए फोर्स्ड लेबर पास्ट में कैसे होता था, मनी लेंडर्स हो गए। मनी लेंडर्स जिसे पैसे उधार लेते थे, अगर वो पैसा चुका नहीं पाया तो उससे वो फोर्स्ड लेबर करवाते थे। लैंडलॉर्ड्स हो गया, लैंडलॉर्ड्स अपने जमीन पे देखते थे फोर्स्ड लेबर करवाता था, या वेल्दी पर्सन हो गया वो फोर्स्ड लेबर करवाता था। जो आर्टिकल 23 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोहिबिट्स करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार। बेगार आप क्या हो गया कि अगर किसी से आप काम करवा रहे बिना कोई वेज उसको पैसा दिए उससे काम ले रहे हैं तो हो गया बेगार। और ये आर्टिकल लाया क्या क्यों गया था, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके मिलियंस ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द कंट्री। ये जो राइट है ये सिटीजन को भी दिया गया जो हमारे देश के नागरिक हैं, और नॉन सिटीजन्स को भी ये राइट दिया गया है। जो राइट है प्रोवाइड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन। जो खरीद होता है मेन का, वुमेन का, चिल्ड्रेन का, देखते हैं बहुत जगह न्यूज में आता होगा कि यहाँ सेल हो रहा था, ये सब पकड़ा जाता है, पुलिस बस्टेड किया, ये सब अभी बहुत जगह देखा गया है। तो इसमें क्या प्रोस्टिट्यूशन हो गया, देवदासीस हो गया, सेलेब्री हो गया। यहाँ आपका देवदासीस एक वर्ड है, इसमें क्या होता था कि अगर किसी वुमेन को वो गिफ्ट कर देना रहता था उसको दे दिया जाता था, वो हो गया देवदासीस। उसके बाद क्या है ये जो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 13/1956 हैज बीन इनेक्टेड टू डील विद वायलेशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। ये जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट है ये लागू किया गया अगर ये एक्ट का वायलेशन होता है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आर्टिकल 24 में प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इसमें क्या बोलता है, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। मतलब अगर कोई डेंजरस जॉब्स है, फैक्ट्रीज हो गया, माइंस हो गया। डेंजरस जॉब्स कैसे हो गया, फैक्ट्रीज में मान लीजिए आपका कोई केमिकल वगैरह का जॉब हो गया, या कोई बारूद वगैरह, या वो सब जॉब हो गया जो बहुत ही हार्मफुल है 14 ईयर्स के लिए और उसके अंदर बच्चों के लिए, तो वहाँ पे ये रोका जाता है काम। हाउएवर इट डिड नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। हालांकि कोई हार्मलेस जहाँ कोई नुकसान ना हो वहाँ पे काम करने से इसको कोई रोक नहीं है। उसके बाद क्या है द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसको फिर से रीनेम कर दिया गया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इन 2016 स्पेसिफिकली डील विथ द वायलेशन ऑफ रिलेटेड टू दिस राइट्स। The 2006 amendment of this act completely prohibited employment और of children below age 14 of age in all occupation and process। जो 2016 में अमेंडमेंट आया था, 2016 का अमेंडमेंट, उसमें कम्प्लीटली बैन ही कर दिया गया, इसको प्रोहिबिट कर दिया कि 14 साल के बच्चा को कोई भी काम ऑक्यूपेशन आपको काम करना ही नहीं, रखना ही नहीं है, देना ही नहीं है। It also prohibited the employment of adolescents 14 to 18 years of age in hazardous occupations और process। मतलब 14 से 18 साल का बच्चे जो हैं एडोलेसेंट लोग हैं उनको आप कोई हजारडस जॉब नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 25 पे आते हैं हम लोग। आर्टिकल 23 देख लिए, 24 देख लिए, अब आर्टिकल हम लोग 25 पे आते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। Article 25 of the Constitution of India provides the freedom of conscience to profess, to practice and to propagate any religion. These rights are available to citizen as well as non-citizen। इसमें क्या बोला कि अगर मान लीजिए आपको जो भी फील हो रहा है, आपका माइंड जो भी कर रहा है, आप वो आज़ाद हैं टू प्रोफेस, टू प्रैक्टिस, टू प्रोपगेट, मतलब फैलाने के लिए कोई भी रिलीजन जो आप चाहें वो आज़ाद हैं। और ये किसको मतलब किसको ये राइट मिला है, सिटीजन को भी मिला है और नॉन सिटीजन को मिला है। कॉन्साइंस क्या हो गया, कॉन्साइंस क्या हो गया यहाँ पे, ए पर्सन मे और मे नॉट टू चूज टू फॉलो इन रिलीजन। वो उसका अपना वो अधिकार है कि वो कोई रिलीजन को चूज करे या ना करे। उसके बाद क्या है, राइट टू प्रोफेस, वन कैन डिक्लेयर हिज हर रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। अगर मान लिया जाए कोई रिलीजन फॉलो कर रहा है, फेथ फॉलो कर रहा है, तो वो फ्रीली उसको डिक्लेयर कर सकता है कि वो ये रिलीजन को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। राइट टू प्रैक्टिस है, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एक्सिबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज। मतलब आप जिस रिलीजियस को फॉलो कर रहे हैं, आप पूजा करो, रिचुअल्स करो, सेरेमनीज करो, सब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या, राइट टू प्रोपगेट, परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबली कन्वर्सन। यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ ठीक है, आप कन्वर्जन अगर कोई एक आदमी एक रिलीजन में है, वो दूसरे रिलीजन में है, तो अगर जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन उसको कोई फोर्सिबली कन्वर्जन करवा नहीं सकता। ये नहीं है कि तुम अगर
मान लो कोई एक रिलीजियन में हो तो पार्टिकुलरली दूसरे रिलीजन में जाओ। उसके बाद क्या, आप कैसे किसी को अगर बोला, इसमें ये लिखा हुआ है एक लाइन है, इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर सीट। मतलब आप किसी को फोर्सिबली आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुम मेरे रिलीजियन में आओ या तुमको ये रिलीजियन अपनाना पड़ेगा, ये गलत है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने रिलीजियन के बारे में बताओ, अवेयरनेस फैलाओ, जागरूक करो, अगर वो उसके तरफ अट्रैक्ट होता है तब वो रिलीजियन आपका अपनाएगा और तब वो लीगल होगा। उसके बाद इसमें लिमिटेशन क्या है, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मतलब जो गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जब उसको देखा गया कि पब्लिक में उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डिसऑर्डर फैल रहा है, मोरालिटी या हेल्थ कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तब वो रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट आपका लगा सकता है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आवर सर्टेन सोशल इविल्स, फॉर एग्जाम्पल बैनिंग प्रैक्टिसेस लाइक सती, बाइगमी और ह्यूमन सेक्रीफाइस। इसमें क्या बोला है कि जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए आप रिलीजियस फ्रीडम है तो आप सती प्रथा कंटिन्यू रख रहे हो, बाइगेमी कंटिन्यू रख रहे हो। बाइगेमी क्या है कि अगर एक टाइम पे आपकी दो से ज़्यादा दो वाइफ है या उससे ज़्यादा है, या ह्यूमन सेक्रीफाइस, आप ह्यूमन का बलि दे रहे हो, बलिदान दे रहे हो, आप रिलीजियस के नाम पे ये सब नहीं कर सकते। ये सब रिलीजियस फ्रीडम आपको सरकार नहीं देती है। सती प्रथा क्या हो गया कि पहले के टाइम में होता था कि अगर कोई हस्बैंड अगर वो मर गया तो उसके साथ क्या है, उनकी वाइफ को भी वहाँ उसके साथ जाना पड़ता था वहाँ पे, तो ये सब सती प्रथा में था। और बाइगेमी में भी पता ही है, और ह्यूमन सेक्रीफाइस, ये सब आप रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे नहीं कर सकते। उसके बाद सच रिस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब बोला जा रहा है ये सब जो रेस्ट्रिक्शन आपको आप पे लगाया जा रहा है, या फिर सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, या फिर जो आपका सती प्रथा हो गया, बाइगेमी हो गया, ह्यूमन सेक्रीफाइस हो गया, आप ये सब रेस्ट्रिक्शन है आप ये बोल के टाल नहीं सकते थे कि ये हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये बोल के आप इसको टाल नहीं सकता, ये आप रेस्ट्रिक्शन आप पे रहेगा। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 26 हम लोग का बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। द आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एवरी रिलीजियन डिनोमिनेशन द राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। इसमें क्या बोलता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या हो गया, मजहब हो गया। जैसे हो गया ना, एक जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हो गया, उसमें सिया हो गया, सुन्नी हो गया, अहमदिया हो गया, तो ये अलग अलग होता है, तो एक मजहब हो गया। तो इसमें बोला कि कोई ये जो रिलीजियस कोई भी मजहब है वो कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकते हैं रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसको मेंटेन कर सकते हैं, चैरिटी वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो इम्पावर्स द रिलीजियस डिनोमिनेशंस टू मैनेज देयर ऑन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। और ये भी पावर देती है कि अगर आपका कोई रिलीजियस मैटर है तो आप खुद उसको मैनेज कर सकते हैं। Moreover, the right to own and acquire movable and immovable property and the right to administer such property is also provided to every religious denomination। मतलब right to own and acquire movable and immovable क्या हो गया, right to own and acquire मतलब खरीदना और एक्वायर करना। तो movable क्या हो गया, movable हो गया जो आपका सामान मूव कर सकता है, जैसे कार हो गया, व्हीकल हो, कंप्यूटर हो गया, ज्वेलरी हो गया, जो भी हो गया। और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गया, जो फिक्स्ड है, आप उसको मूव नहीं कर सकते, हाउस हो गया, फैक्ट्री हो गया। तो ये सब का भी अधिकार जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स करने के लिए इसमें रिलीजियस मजहब जो है उसको, जो भी रिलीजियस का मजहब है, जिसका भी मजहब, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी है, सिख ईसाई जो भी हैं, क्रिश्चियन, सबको ये दिया गया है। उसके बाद क्या है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजियन। आर्टिकल जो हम लोग का 27 है वो क्या बोलता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 27 लेस डाउन दैट नो पर्सन शॉल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशंस। मतलब आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी पर्सन को, आप अगर कोई आपका मंदिर है या मस्जिद है या चर्च है, कुछ भी है, वो कंपेल आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप पे ही करो ये पार्टिकुलर रिलीजियन को। मतलब अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर मस्जिद जा रहे हो या फिर गुरुद्वारे जा रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है। इट से दैट नो पब्लिक मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस शैल बी स्पेंट फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। मतलब अगर सरकार जो है, सरकार को हम लोग पब्लिक, हम लोग टैक्स देते हैं, तो अगर टैक्स दे रहे हैं तो इसका जो पैसा है कभी भी प्रमोशन और मेंटेनेंस कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट आ जाती है जो हिंदू को ज़्यादा फेवर करती है, तो अगर वो टैक्स मिला तो उससे क्या होगा कि वो हिंदू रिलीजन को ज़्यादा फेवर करेगी, उसका प्रचार प्रसार करेगी, ऐसा नहीं कर सकती है।
और एनी रिलीजियन, मान लीजिए कोई भी रिलीजियन को वो सपोर्ट नहीं कर सकती। ये सब क्या है, प्रोहिबिटेड है। आगे क्या है, इट प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ अ टैक्स एंड नॉट अ फी। मतलब इस मंदिर में मान लीजिए अगर आप कोई मंदिर जाते हैं तो आप उसको टैक्स तो नहीं दे सकते, वो आपसे टैक्स नहीं ले सकती, हाँ लेकिन फी ले सकती है। अब यहाँ आप बोल रहे हैं, पहले आप बोल रहे थे टैक्स नहीं दे सकते, अब आप बोल रहे फी दे सकते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, ऐसा कम ही होता है कि कोई भी मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा का जो है फी बोलता है कि आप हमारे यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं तो एक फी दीजिए। ऐसा जनरली होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि डोनेशन ही इतना ज़्यादा आता है, फंडिंग ही इतना ज़्यादा आ जाता है कि फी का जरूरत नहीं होता। लेकिन मान लिया जाए इनकेस कुछ मंदिर मस्जिद है जिसको मेंटेन करने के लिए कुछ तो चार्ज चाहिए होगा, जैसे वहाँ मेंटेन, वहाँ अगर मान लिया जाए डेली साफ सफाई का कोई आ रहा है, वहाँ पुजारी है, वहाँ भी और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मान लिया जाए अगर गुरुद्वारा में जाते हैं तो वैसे तो गुरुद्वारा क्या है कि आप कोई भी रिलीजियन, कोई भी धर्म के लोग हैं वहाँ पे जाके खा सकते हैं। लेकिन एक वहाँ क्या होता है, फंडिंग इतना ज़्यादा होता है कि अगर फी का जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस मान लिया जाए अगर वहाँ मेंटेनेंस के लिए अगर फी चार्ज करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। वो टैक्स नहीं होगा, वो सिर्फ एक फी होगा। द पर्पस जो क्या है यहाँ लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ फी टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पर्पस क्या है, वही कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छे से होता रहे। अगर कुछ भी एक लीजिए मंदिर है या मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कुछ भी है, तो वहाँ का मेंटेनेंस सही से प्रॉपर हो पाए, इसलिए फी जो है वो आप मंदिर जो है, मस्जिद है, जो भी है वो लगा सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जनरली ऐसा किया नहीं जाता है क्योंकि जो डोनेशन ही इतना ज़्यादा होता है। आप देख लो साउथ का टेम्पल देख लो या फिर हमारे इंडिया में कहीं भी आप टेम्पल देख लो, इतना ज़्यादा डोनेशन ही हो जाता है कि कहीं फी का जरूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 28 स्टेट दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शॉल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट और स्टेट। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ देखिए 3 से 4 पॉइंट है जो आप ध्यान दीजिएगा, मैं अच्छे से बताऊंगा। इसमें पहला पॉइंट क्या है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शाल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट। मान लिया जाए अगर एक स्कूल है या कॉलेज है या कोई एक इंस्टीट्यूशन है, पूरा फंडिंग किससे, पूरा का फंडिंग स्टेट के द्वारा है, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा पूरा फंडिंग दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप कोई एक पर्टिकुलर, अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है वो पूरा स्टेट फंडेड है, तो वहाँ पर आप बोलोगे एक पर्टिकुलर रिलीजियन का आपको वहाँ पे जो है उसके बारे में स्प्रेड करना है या उस पाठ पढ़ाना है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट फंडेड है। तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आप उसको नहीं पढ़ा सकते, पर्टिकुलर रिलीजन को। नेक्स्ट है, हाउएवर द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट और स्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडोर्मेंट और ट्रस्ट। अब इसमें क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट क्या था कि एक फुल्ली जो एक इंस्टीट्यूशन है फुल्ली जो है एडमिनिस्ट्रेटेड और फंडेड बाय किसके द्वारा है, गवर्नमेंट के द्वारा है। दूसरा क्या है कि वो सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, लेकिन फंडिंग क्या ट्रस्ट हो गया। जैसे होता है ना कि कोई अगर मान लीजिए रिलीजियस इंस्टीट्यूट है या कोई सा भी इंस्टीट्यूट है तो अलग से बाहर से फंडिंग आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है, तो उसमें जो क्या है उसमें आप रिलीजियस, अगर मान लीजिए कोई एक रिलीजियस, अगर मान लीजिए कोई एक हिंदू इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिंदू लोग हैं, वहाँ पे फंडिंग की है और वो चाहते हैं कि वहाँ पे उनके बारे में, उनके जो होली बुक्स हैं या उनका जो रिलीजियस है उसके बारे में पढ़ाया जाए, तो वहाँ पे वो पढ़ा सकते हैं, वो हो सकता है क्योंकि ट्रस्ट के द्वारा पैसा आया। हाँ, लेकिन वहाँ पे वैसा पार्ट नहीं पढ़ाया जाएगा जो हमारा देश को डिसइंटीग्रेट करे, मतलब हमारे देश को तोड़ने का कोशिश करे। तो अगर तोड़ने का कोशिश हुआ तो वैसा पे वहाँ स्टेट परमिशन नहीं देगी कि आप वैसा कुछ पढ़ाओ, ऐसे पढ़ा सकते हैं। मोर ओवर नो पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप without his consent in any educational institution recognized by the state or receiving aid out of the state fund. In case of a minor, the consent of his guardian is needed. अब यहाँ देखिए दो बात हो जाता है कि अगर स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या फिर उससे पार्शियली जो है फंडिंग भी किया हुआ है, एक तो हो गया स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या फिर एक दूसरा जो है पार्शियली फंडिंग हो गया। तो इसमें क्या होगा कि दोनों बात में, दोनों जगह पे ये बात आ जाएगी कि आपको अगर मान लीजिए कोई स्टेट के द्वारा सिर्फ रिकॉग्नाइज है लेकिन फंडिंग स्टेट के द्वारा नहीं है, या फिर दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज है और फंडिंग भी स्टेट के द्वारा है, फुली नहीं, पहला में फुली फंड था, इसमें जो है लास्ट वाले में पार्शियली फंडिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई रिलीजियस वगैरह जो है वो चाहेगा कि इस धर्म का यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए, थोड़ा बहुत बताया जाए उस धर्म के बारे में, तो जो चिल्ड्रेन है बिना उसके कंसेंट के आप जबरदस्ती उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर वो चाहता है कि हाँ उसको ये पढ़ना है, उसको सही लगता है तो वो पढ़ेगा, अगर नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेगा, आप जबरदस्ती उस पर थोप नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए वो बच्चा है, इन केस ऑफ माइनर, अगर वो माइनर है
और आप चाहते हैं कि उसको पढ़ाया जाए, तो पहले उसका जो गार्जियन है उसे कंसर्न लेना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है मेरा बच्चा जो ये पढ़ेगा इसके बारे में, तो आप पढ़ा सकते हैं उस रिलीजन के बारे में या जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 provides that every section of citizens residing in any part of the country have the right to protect and conserve its own distinct language, script और culture। अब यहाँ देखिए सेक्शन ऑफ सिटीजन का बात कर रहा है, सेक्शन ऑफ सिटीजन का बात कर रहा है, मतलब ग्रुप एक सिटीजन बहुत लोग का एक कम्युनिटी का बात कर रहा है इसमें। तो बोला कि उनका राइट है कि वो अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर सबको कंजर्व करके रखें। आगे देखते हैं हम लोग, फर्दर इट सेज दैट no citizen shall be denied admission into any educational institute on ground only of religion, race, caste और language। मतलब जो है एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है आप किसी भी अगर इंडिविजुअल को या सिटीजन को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं एडमिशन के लिए इन कास्ट ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। एग्जाम्पल मान लीजिए अभी के टाइम में अगर कोई भी एक मुस्लिम अगर मान लीजिए स्कूल खुल जाए या कॉलेज खुल जाए, या फिर हिंदू स्कूल या कॉलेज खुल जाए। अब अगर मान लीजिए मुस्लिम कॉलेज में अगर एक हिंदू लड़का एडमिशन लेने जाए और उसको एडमिशन देने से मना कर दिया जाए, तो देखा जाए तो रिलीजन बेसिस पे ये उसको डिनायल दे रहा है, तो ये इसमें नहीं हो सकता, ये गलत है। या फिर सेम अगर मान लीजिए हिंदू कोई कॉलेज है या स्कूल है और उसमें अगर एडमिशन नहीं लेता है मुस्लिम का, तो ये भी रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये गलत है। आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एज वेल एज ए कल्चरल माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 जो है वे आपका प्रोटेक्शन देता है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एज वेल एज कल्चरल माइनॉरिटीज को। हालांकि द राइट्स आर नॉट नेसेसरली रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली। इसमें देखिए इसका आर्टिकल का नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, however the rights are not necessarily restricted to minorities only as it is commonly assumed to be, it includes minority as well as majority। मतलब ये जो आर्टिकल है केवल माइनॉरिटी का नहीं बात करता, इसमें जो सिटीजन हमारा दिया हुआ है सिटीजन में मेजोरिटी भी आ जाएंगे, तो ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों का बात करता है। तो दोस्तों लेक्चर आज का ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग अगले आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।